गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हमें क्या बातचीत करनी है, जरा गौर करिएगा। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एल्काइन के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 पर हमारी बातचीत होगी। पार्ट 3 है एल्काइन, यानी कि आज हम क्लास में पढ़ेंगे एल्काइन क्या है, एल्काइन कैसी है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, इसके अंदर आइसोमर की क्या कंडीशन है, इन सभी बातों पर हमें विचार करना है। तो एक एक पार्ट करके आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर आईयूपीएसी, आइसोमर, नॉमेनक्लेचर से लगाकर फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, सारी चीजों की बातचीत हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एल्काइन के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक। देखो, सबसे पहले टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, एल्काइन में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है उस पर विचार करते हैं। एल्काइन में सबसे पहला पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन, यानी हाइड्रोकार्बन का ये थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या बातचीत होगी, सबसे पहले बात होगी इंट्रोडक्शन की। अब हमें समझना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें यह जानना है कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइन, यानी कि जितने ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उसे हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, सही बात है। सबसे छोटी एल्काइन C2H2 होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी बात सही है। हम कहते हैं एल्काइन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एल्काइन का क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ाया जा चुका है। एल्काइन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक को सिमेट्रिकल एल्काइन कहते हैं और दूसरे को अनसिमेट्रिकल एल्काइन कहते हैं। सिमेट्रिकल एल्काइन में बेटा ये पढ़ते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। सबसे छोटी सिमेट्रिकल एल्काइन एथाइन होती है और सबसे छोटी अनसिमेट्रिकल एल्काइन प्रोपाइन होती है। ये भी बात हमें पता है। हम इसी के साथ इसके सेकंड मेंबर पर भी बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि ब्यूट-2-आइन हमारी सबसे छोटी या सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्काइन है और ब्यूट-1-आइन क्या हो जाएगी, सेकंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दो गुने से दो कम हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। यानी कि ओवरऑल हम ये समझ पाते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। यहां तक की बात तो इंट्रोडक्शन की हो गई। अब हमें इसके और आगे बढ़ना है और एक एक पार्ट को पढ़ना है। तो आइए एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस एल्काइन के अंदर। इस एल्काइन जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसमें क्या पार्ट है जरा वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट एल्काइन के अंतर्गत क्या आएगा उस पर विचार करेंगे। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन वाला वही है जो अभी हम लोग देख रहे थे, यानी सबसे पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में बेटा आईयूपीएसी यानी कि हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे और तीसरा जो पार्ट हमारा आएगा उसमें हमें क्या बात करनी है, तीसरा पार्ट इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी और उसके बाद हमारा आएगा आइसोमर और आइसोमर के जस्ट बाद हम क्या बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर बात आएगी केमिकल प्रॉपर्टी की, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा। यानी कि अगली बात क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी की हो गई और इस केमिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर अगली बातचीत होगी जो 6 नंबर पर हम करेंगे, वह क्या होगी। अगर हम उसके अंतर्गत डिस्कस करना चाहें तो एक बात यहाँ पर छूट गई है छोटी सी, वह आइसोमर के साथ हमें एक पॉइंट प्रिपरेशन भी पढ़नी होगी। ठीक है, प्रिपरेशन हमारे यहाँ दो प्रिपरेशन है इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जैसे पढ़ते थे केमिकल प्रॉपर्टी, 5 केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाएंगे। 6 नंबर पे हम इसमें कन्वर्जन के बारे में भी बातचीत करेंगे। यानी कि टोटल इतने पार्ट हैं। यह एल्कीन से छोटा है, यानी एल्कीन में जो टाइम लगा था उससे कम समय में ये एल्काइन आपका समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम एल्काइन के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर चुके हैं। हमने आपको अभी अभी बताया कि इसके इंट्रो में क्या बातचीत होनी थी, वो हमने कर ली है। अगली बात हम आईयूपीएसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हम कैसे एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर आइसोमर, यानी कि कौन सा पॉसिबल आइसोमर इसमें हो सकता है, प्रिपरेशन, कैसे एल्काइन को प्रिपेयर की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी, रंग रूप वेशभूषा देखने में कैसी है, यानी कि हम बात करेंगे फेज के बारे में, कलर के बारे में बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आदि कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर आएगा केमिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, उस पर हम बातचीत करेंगे जहां पर 5
केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी और कन्वर्जन साथ ही साथ हम लेकर के चलते रहेंगे। इस एल्काइन में सबसे पहला पार्ट आया नेमिंग यानी नॉमेनक्लेचर का। तो चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करके देख लेते हैं। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ ही एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया है कि नेमिंग करते समय हमें दो तरह की नेमिंग सिखाई गई। पहली नेमिंग ये कि स्ट्रक्चर दे दिया जाए उसका नाम लिखना, और दूसरी नेमिंग ये कि नाम दे दिया जाए उसका स्ट्रक्चर बनाना। तो एक एक पार्ट की बातचीत करते हैं। सपोज करिए ऐसे हमने कहा कि ये CH3 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है, ये CH3। देखने से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटे केस में हमने इसको पढ़ा। हमने कहा इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने इसको दूसरे संदर्भ में पढ़ने का प्रयास किया। हमने कहा कि अगर मान लो ऐसा दे दिया जाए तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस ना डिस्कस करके हम कामयाब क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे। यहां से हम देख रहे हैं 2 नंबर पे एल्काइल है, यहां से हम देख रहे हैं 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें ध्यान इस बात पर देना होगा कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है उसको हमें प्रायोरिटी देनी होगी। तो ये बेटा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 हैं। 6 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। तो आप क्या लिखोगे, 6 मिथाइल क्या हो जाएगा, ये 6 मिथाइल हो गया। और टोटल कार्बन कितने हैं, 7। तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चे, 7 कार्बन को हम 7 को हम हेप्ट कहते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेप्ट लिखेंगे। हेप्ट के साथ ये ध्यान रखना है 2 नंबर पर और 4 नंबर पर क्या है, आइन है। तो हेप्ट 2,4 डाई आइन हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखा जाएगा। जितनी बार आइन अगर 2 बार आई है तो डाई आइन हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन इसमें और बताऊंगा जो आपको अच्छा समझाऊंगा। ये देखिए, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है यानी जिसका जवाब नहीं मिल पाता है तो बच्चा छटपटाता है और कुछ नहीं बता पाता है। सपोज करिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही सीध में लग जाएं तो हम किसको प्रायोरिटी देते थे, हम कहते थे ऐसी केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बना। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको कहते हैं ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो टोटल नंबर 2 और 3 पर क्या है बेटा, मिथाइल है। तो 2,3 डाई मिथाइल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हेक्स हैं, तो हेक्स लिख दिया। और हम कहते हैं कि 2,4 हेक्स के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, 2 नंबर पे क्या देख रहे हैं बच्चे, 2 इन है और 4 आइन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जा सकता है। किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे थे अभी तक, ये क्या था, ये अभी तक आप देख रहे थे कि कोई स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब हम लोग नाम से स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे और देखते हैं कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने इस तरह से दे दिया, हमने कहा कि 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, अगर हम 2,3 डाई मिथाइल दे देते हैं, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। 2,3 डाई मिथाइल अगर आपको दे दिया जाए तो इस केस में क्या ट्रिपल बॉन्ड लगा पाएंगे क्या, अगर लगा पाएंगे तो कैसे लगा पाएंगे, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, अगर है तो क्या है। उससे पहले कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही चाहते हैं तो हमें यहां थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं 3,4 डाई मिथाइल, फिर कहते हैं यहां पेंट दे दिया जाए और पेंट के बाद यहां दे दिया जाए कि 1,5 डाई, पेंट के साथ कैसे बनाओगे, यहां हमने आपको दिया पेंट ना दे करके हेक्स दे दिया जाए। ठीक है, 1,5 डाई आइन। अगर ये स्ट्रक्चर है, इसको आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके पास कितना हेक्स है, तो 6 कार्बन पहले लिख लो। ठीक है, देखते हैं 6 कार्बन हो गया। हम कहते हैं 3 और 4 पर 2 बार मिथाइल है, ये देखिए 3 और 4 पर मिथाइल हो गया। कहते हैं कि 1 और 5 पर डाई आइन है, तो ये 1 हो गया, है ना, ये सिंगल, ये सिंगल, ये हो गया। तो हम कहते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम कहते हैं 1 और 5 पर क्या है, डाई आइन है, तो ये CH हो गया। 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 4, और ये हो गया। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को आसानी से
बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके एक नया सवाल आपके सामने रखें तो आप क्या करेंगे, जरा देखिए। हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए, हम कहें कि हेक्स दे दिया जाए, ठीक है। हेक्स के बाद कहा यह जा रहा है कि 3 in 1,5 डाई आइन। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, हेक्स 3 in 1,5 डाई आइन, तो क्या करोगे, क्या घबरा जाओगे क्या? नहीं, हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसे नोट कर लेंगे। कार्बन कितने हैं इसमें, 6 कार्बन है। तो अगर 6 कार्बन है तो हमारे पास 3 नंबर पे क्या है, इन है, तो 3 नंबर पे ये डबल बॉन्ड हो गया, इन हो गया। कहते हैं 1 नंबर और 5 नंबर पे क्या है, आइन है, तो कहते हैं 1 नंबर और 5 नंबर पे ये क्या हो गया, आइन हो गया। बाकी जगह पर क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो हम कहते हैं कि इसको बैलेंस कर लीजिए, 3 1 4 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 3 1 4 3 1 4, ये बन गया। अब देखिए काउंटिंग में क्या सही आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 1 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इस प्रकार से किसी भी दिए गए स्ट्रक्चर को, दिए गए नेमिंग को, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर को आप आसानी से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी किसी आईयूपीएसी से अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो बेहतरीन और शानदार तरीका आपके सामने है। अब आपको याद होगा कि जैसे हम पीछे आइसोमेरिज्म पढ़ते थे, सेम टू सेम यहां भी आइसोमर की कंडीशन है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि सर इसमें आइसोमेरिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। वैसे तो जनरली आपको बता दूं कि अगर हम आइसोमर की बात करते हैं तो जो एल्काइन होता है इसके अंतर्गत सीआई पाया जाता है। सीआई का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत जो चेन आइसोमर है वह इसके अंदर पाया जाता है। कहें सर क्या एक ही पाया जाता है, नहीं बेटा, इसके अंदर और भी आइसोमेरिज्म की कहानी है। कहे वो कहानी क्या है, कहते हैं एक तो हम कह सकते हैं इसके अंदर चेन आइसोमर है, दूसरा हम इसके अंदर पोजीशन आइसोमर का भी जिक्र करते हैं, यानी CI प्लस PI, यानी कि यहां से 2 आइसोमर की बात है, एक चेन आइसोमर है और दूसरा है पोजीशन आइसोमर। तो आइए हम इस चेन और पोजीशन आइसोमर को समझ लेते हैं और कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। सपोज करिए ये दिया गया, हम कहते हैं ये चेन आइसोमर हो गया है ना, और ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। यानी कि एक चेन आइसोमर बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, पोजीशन आइसोमर। यानी कि 2 पॉसिबल आइसोमर का जिक्र किया गया। हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटाइन, यानी कि ब्यूटाइन का पॉसिबल आइसोमर बनाना है आपको। तो आपने क्या किया, आपने दिमाग चलाया कि ब्यूटाइन है, तो ऐसा करो ब्यूटाइन को ही पहले लिख लेते हैं। ये ब्यूटाइन हो गया, तो इसके अंतर्गत पहली बात जो आई वह आ गई कि ब्यूट 2 आइन हो गया। कहें हाँ सर जी समझ में तो आ रहा है। कहते हैं कि इसको इतना न छटपटाया, एक नया स्ट्रक्चर मार्केट में लाया, इसका नाम हमने ब्यूट 1 आइन बनाया। हमने कहा कि ये ब्यूट 1 आइन भी तो पॉसिबल है। ये हुआ कि हाँ यार ये भी तो पॉसिबल है, क्यों नहीं सोच लेते। ये दूसरा हो गया। दूसरे के बाद हम तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं। तो कहा यह गया कि अगर हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो थर्ड पार्ट में क्या आएगा, ये CH है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है, CH2 है, CH3 है। अब यहां से हम कहते हैं एक कार्बन हम लेंगे, उस कार्बन से एक CH3 हम जोड़ देंगे। अगर इस कार्बन से एक CH3 हम जोड़ देते हैं तो ऐसी केस में हम क्या पाएंगे, जो हम आपको बताएंगे। हमने कहा कि अगले स्टेप में हम ये CH2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं, सॉरी इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखें, आपको क्या कहा गया, क्या ट्रिपल बॉन्ड में ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है क्या, आप कुछ भी बनाएंगे। अगर आप यहां C लिखते हैं तो क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐसा कोई चक्कर है, कहे 3 1 4, लेकिन ये नहीं जुड़ पाएगा, है ना। इसका मतलब तीसरा कोई आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, ये दोनों आपस में PI है, यानी कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इसमें ब्यूट 2 आइन है, इसमें ब्यूट 1 आइन है। हम इसका CI बनाना चाह रहे थे, हम इसका चेन आइसोमर बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम बना ना सके। क्यों,
क्योंकि जब हम लगाते हैं तो कार्बन के पास बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं, और हम जैसा कि जानते हैं कि हमें कार्बन के पास ज़्यादा बॉन्ड नहीं करना है, हमें तो बॉन्ड लिमिटेड रखना है ना कार्बन का, इसलिए हम इसको और किसी माध्यम से नहीं बनाएंगे। आइए इसी आइसोमर के अंतर्गत एक दूसरे सवाल के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। ये आइसोमर जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, आओ देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, कहते हैं एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया, क्या कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ, क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ, किसका पॉसिबल आइसोमर बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ, किसका पॉसिबल आइसोमर बनाना है, इसी पर गौर करना है। हम कहते हैं हमें पॉसिबल आइसोमर किसी का तो बनाना ही है, अब वो कौन है जिसका पीआई हमें बनाना है। हम कहते हैं कि हम पॉसिबल आइसोमर बनाने जा रहे हैं पेंट 1 आइन का, यानी पेंटाइन। पेंटाइन हमें दे दिया गया, हम कहते हैं हाय रे पेंटाइन, ये पेंटाइन, ध्यान से देखना बेटा, ये हो गई हमारी पेंटाइन 3 2 5। पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने है। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने कहा कि हम क्यों न ऐसा कर लें, हे पेंटाइन जैसा तू चाह रही है क्यों न वैसा कर लें। ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। हमने कहा कि अब हम पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन, पेंट 3 आइन भी तो बना सकते हैं। क्या सही बोल रहा हूं मैं? अगर 3 आइन यहां लगाएंगे तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी, और इधर से काउंटिंग होगी तो पेंट 2 आइन हो जाएगा, यानी 3 आइन पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक आंसर तो हमें यह मिला कि हम पेंट 1 आइन बनाएं, दूसरा ये मिला कि हम पेंट 2 आइन बनाएं। हमारे दिमाग में आया कि हम पेंट 3 आइन भी बनाएंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 3 पर जब लगाते हैं तो उधर से काउंट होने पर वो 2 आ जाता है, यानी कि जो हम पेंट 3 आइन सोच रहे हैं वो पेंट 3 आइन नहीं है बेटा, वो तो पेंट 2 आइन है ना। इसका मतलब पेंट 3 आइन पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं इसके तीसरे आइसोमर पर आइए। तो हमने कहा ये CH3 हो गया, ये C है, कहते हैं ये डबल बॉन्ड की जगह ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, अब हम कहते हैं कि हम इसके साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेंगे ही। कहते हैं कि हम एडजस्ट कैसे करेंगे, पहला वाला लेकर के देखते हैं। ये CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, कहते हैं ये C है, इसके साथ CH3 लगा दो। क्या लगाओ, देखते हैं तुम्हें भी CH3। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है हमारे पास। अगर यह स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हो रहा है तो ये नाम क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3 4, गलती से ऐसा ना कर देना कि 1,2 इधर से मत करना, 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल। हम नाम क्या दे देंगे इसको, 3 मिथाइल, ठीक है। क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट 1 आइन, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, यानी 3 मिथाइल ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग को आसानी से अंजाम दे सकते हैं, यानी कि 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन इसकी नेमिंग होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हमें समझना यह था कि ये जो पहला स्ट्रक्चर और दूसरा बना, ये पहला और दूसरा आपस में क्या है, कहते हैं पहला दूसरा पीआई है, कहें दूसरा और तीसरा, कहते हैं दूसरा और तीसरा आपस में CI है, कहें पहला और तीसरा, कहें ये भी आपस में बेटा CI है, क्योंकि चेन में बदलाव कुछ इस प्रकार से ये लाई है, इसीलिए आपस में CI कहलाई है। और ऊपर वाले में केवल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही थी, एक में 1 पे लगा था, एक में 2 पे लगा था, इसलिए वो PI है। इसी तरह से इसके अंदर आया CI और PI है। इसी के साथ आइसोमेरिज्म की ये कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया। अब फिर से अपने आगे के पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि हम पहुंच चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है ना। अब हम एल्काइन को प्रिपेयर करने की उन विधियों पर बातचीत करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर एल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड एंड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कैल्शियम कार्बाइड है, एक दूसरा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड है। हम कहते हैं इन दोनों से हमें क्या ऑब्टेन करना है, एल्काइन बनाना है। तो आइए हम समय को बर्बाद ना करते हुए फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड पर बात करते हैं। यानी
हम बेटा पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड से हम किस प्रकार से इसको ऑब्टेन करेंगे। बहुत ही आसान सा है। एक तो इसमें आपको कैल्शियम कार्बाइड बनाने के बारे में भी पूछा जाता है, तो घबराने का कोई विषय नहीं है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे दिया जाए, उसे हीट कर दोगे तो क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्विक लाइम के साथ कार्बन का ट्रीटमेंट करोगे तो CaC2 बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमें ऐसा कर लेते हैं कि पहले स्टेप में हम आपको सिखा दें कि कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो आपने कैल्सिनेशन प्रोसेस पढ़ी होगी क्लास 10th के मेटल एंड नॉन मेटल के थर्ड पार्ट मेटलर्जी वाले टॉपिक में। तो कैल्सिनेशन में ये बताया जाता है बच्चे क्या कि जब किसी भी कार्बोनेट ओर को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वह अपने ऑक्साइड में टूट जाता है। जब वह अपनी ऑक्साइड में टूट जाता है तो CaO प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है, और उसी CaO के साथ हम 3 मोल कार्बन का ट्रीटमेंट करते हैं और ऐसी केस में हम CaC2 बनाते हैं जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। तो आइए हम सीधा कैल्शियम कार्बाइड पर विचार करते हैं। यानी हमने कहा कि फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड है तो ये CaC2 है, कहते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस का मतलब इसमें पानी मिला दें। जब हम इसमें पानी मिलाते हैं यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, तो ऐसी केस में हमें क्या मिल गया, Ca हमारा इसके OH के साथ मिल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, प्रोडक्ट के रूप में C2H2 आएगा, जो C2H2 आएगा वही एथाइन कहलाएगा। इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, यहां से हमें कार्बन मिला और हाइड्रोजन यहां से मिला, तो C2H2 एथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम कैल्शियम कार्बाइड से वाटर का ट्रीटमेंट करा करके हम क्या बनाएंगे, एथाइन यानी C2H2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यह है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। यानी कि पहली प्रिपरेशन हमारी समाप्त हुई। पहली प्रिपरेशन के जस्ट आगे बढ़ते हैं तो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, ये हमारी दूसरी प्रिपरेशन है। बड़ी ही जानदार है, बहुत ही अच्छी है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर अधूरा होता है, और जब ये एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। तो चलो इसी के साथ इस विसिनल डाइहैलाइड पर भी कर लेते हैं बात, यानी कि विसिनल डाइहैलाइड की क्या कहानी है। अब हम कहते हैं कि अगर हमें विसिनल डाइहैलाइड के कॉन्सेप्ट पर बातचीत करनी है तो बेटा विसिनल जेमिनल हम पढ़ा चुके हैं, हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। जैसे देखो हमने ये कहा कि अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये कैसे गढ़ेंगे इसको, देखो ये हमारे पास क्या है, ये CH2 है, ये भी हमारे पास CH2 है, यहाँ से हमने Cl ले लिया, यहाँ से हमने Cl ले लिया। हम डाइहैलाइड की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। KOH हमने यहां पर ले लिया। यहां पर जब हम KOH की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये KOH K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ, ठीक है। एक पास पानी भी रहता है इसके साथ में, K प्लस OH माइनस में यह टूट जाता है। और जब यह टूट जाता है तो आइए जरा इनसे पूछते हैं तुम्हारा क्या हाल है, क्यों तुम बेहाल हो, क्या तुम बॉन्ड बनाओगे, क्या तुम हमें अपनाओगे। देखो ये क्या बताते हैं। आपने अभी कल की क्लास में, यानी कि आपको याद हो तो एथीन यानी एल्कीन वाले टॉपिक में आपने इसके बारे में बड़ा अच्छा पढ़ा था। आपने कहा कि अगर ऐसा कोई भी केस दे दिया जाए तो ये क्लोरीन हमारा बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले जाता है। इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन पे माइनस आएगा बेटा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। मेरी बात पर गौर करना, इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। इसके प्लस को ये न्यूट्रलाइज करना चाहा, इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है कौन, कार्बन। कार्बन बोल रहा है ले भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इसने दिया, इसने दिया, ये तो दिया नहीं, ये तो खींचने वाला है। तो इस हाइड्रोजन ने इसको दिया तो हाइड्रोजन कहा मैं बाहर जाऊंगा, H प्लस बनाऊंगा। कार्बन ने कहा कि मुझे माइनस देकर जा, इसने माइनस दे दिया, इस पर प्लस आया। बेटा जरा गौर करना, ये पोटेशियम इस क्लोरीन से आकर टकराया, कहा चली हो, कहे हाँ चलवा सकता है। ये देखो K और Cl मिलकर क्या बनाया, KCl, H और OH मिलकर क्या बनाएगा,
H2O, यानी ये KCl निकल गया और ये हमारा H2O बाहर निकल गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। अब हम कहते हैं कि अगर इसका रिमूवल हुआ, यानी कि KCl निकला और H2O निकला, अब हमें समझना होगा किसके आगे क्या होगा। अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो हम क्या पाते हैं, हम यहां से ये पाएंगे ये प्लस माइनस मिलकर के क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। जब यह डबल बॉन्ड बना लेगा यानी कि हम ये कहेंगे ये CH है, ये H है, ठीक है, और हम कहते हैं ये Cl है, सॉरी ये H तो हमारा जा चुका है, ठीक है। अब हम कहते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, ये C है ना, और ये हमारा Cl जा चुका है, इसके ऊपर एक H ये है, एक H ये है, यानी एथीन बन गई। अब एथीन का ट्रीटमेंट आप किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सोडामाइड NaNH2। सोडामाइड कैसे बना, हम कहते हैं कि जब कॉस्टिक सोडा को अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है तब जाकर सोडामाइड मार्केट में आता है। कहे सर जी ये कौन मनई बताता है, कहते हैं इस प्रकार से ये आता है। ये देखो NH3 है, ये इसका OH इसके H के साथ बाहर चला जाएगा तो ये Na क्या होगा, NH2 के साथ मिलेगा, ये Na प्लस बना, ये OH माइनस, ये H प्लस बना NH2 माइनस, तो Na प्लस NH2 के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NaNH2। इसी को तो सोडामाइड कहते हैं। हमने कहा कि अब इसको तोड़ेंगे, किसको, जो टूटना चाह रहा है, Na प्लस NH2 माइनस में इसको तोड़ दिया। ये क्लोरीन कहा, अब फिर से हम जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। ये देखो Cl हमारा Cl माइनस के रूप में बाहर निकल रहा है। जब ये बाहर निकला तो इनके ऊपर क्या, खोपड़ी प्लस आ गया। इन पर जब प्लस आया तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे थे, और जब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो इनका हाइड्रोजन कहा कि जब तुम जिंदगी भर दूसरे के चक्कर में पड़े हो तो हम तुम्हारे चक्कर में काहे पड़े, लो इलेक्ट्रॉन हम जा रहे हैं। ये H प्लस यहां से निकला तो इस पे क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया, और ये H प्लस और ये Cl, अब देखना यहां पर क्या है, Na प्लस, ये Cl माइनस को देखते कहते आ, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस NaCl, और ये वाला जो NH2 माइनस है ये इस H प्लस के साथ ये देखो क्या बना लिया, NH3 बना लिया। तो NH3 ये बना लिया तो ये अमोनिया निकल रहा है और ये सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। और ऐसी केस में ये प्लस और माइनस मिल करके क्या बना लिए भैया, ये देखा ये क्या है, इसको आजकल लोग एथाइन कहते हैं। देखिए प्रोडक्ट में एथाइन आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आसान सा रिएक्शन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना सब यहां छोड़ रहा है वहां छोड़ रहा है, कभी NH3 निकल जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और लास्ट में कहते हैं आप आसान सा है। इतना अगर लग रहा है तो फिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर इतना फील आ रहा हो कि इतना टफ है, यहाँ से कट रहा है, टूट रहा है, तो इसका मतलब फिर पढ़ना मुश्किल है बेटा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ये रिएक्शंस तो बताते हैं कि हम इसी प्रकार से आते ही हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं। ये प्रिपरेशन का पोर्शन हमारा समाप्त हो गया है। प्रिपरेशन के बाद हमारी अगली पॉइंट में बातचीत होगी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि आपको याद हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बात हम पीछे पढ़ के आए हैं वही बातें फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर भी होंगी। तो हम देखने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारी क्या क्या बातचीत होगी, उसके बारे में विचार कर लेते हैं। बेटा जरा देखना, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या बात होगी इसमें, इसके बारे में हम समझाते हैं आपको, क्या बताते हैं आपको। पहली बात, हम कहते थे कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, एल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, एल्काइंस आर आल्सो नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। कहते हैं जो एल्काइंस होती हैं ये भी क्या है, नॉन पोलर हैं। एल्काइंस भी क्या होती हैं बेटा, नॉन पोलर होती हैं। लेकिन वही केमिस्ट्री कहती है ना, एक्सेप्ट एथाइन। जो एथाइन है, जो सबसे छोटी एल्काइन है, इसके अंदर थोड़ी पोलरिटी है, बाकी सभी क्या है, नॉन पोलर है। इसके अंदर थोड़ा सा पोलर नेचर है। थोड़ा पर पोलर का मतलब यह वीकली पोलर है,
कंप्लीटली पोलर नहीं है, वीकली पोलर है। क्वेश्चन ये उठा कि वीकली पोलर का क्या मतलब होता है, यानी कि यह हाइड्रोजन आयन को कभी कभी रिलीज कर देता है, छोड़ देता है H+ के रूप में और अपने ऊपर माइनस लगा लेता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यह वीकली पोलर इन नेचर बताया गया है। कहें यार ये भी एक नया लफड़ा आ गया। कहते हैं हाँ अब आया है तो क्या करोगे। दूसरी बात, अगर हम फेज की बात करते हैं तो फेज में वही कहानी है, क्या 3 बात, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जो स्मॉलर मेंबर हैं, ठीक है, जैसे शुरू के 3 ये क्या है, गैसियस फॉर्म में। आगे के जो मेंबर हैं जैसे 14 होता था उसमें, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। बाकी क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म होंगे। ठीक है, इसमें लगभग 7 मेंबर लिक्विड तक रहते हैं, 7-8, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके स्मॉलर नंबर ऑफ जो स्मॉलर मेंबर होंगे वो क्या होंगे, गैस। उससे थोड़ा सा हायर यानी कि आगे के 7-8 जाएंगे तो वो क्या होंगे, लिक्विड। और 7-8 के बाद यानी कि 10 के बाद अगर हम देखें तो यहां से सॉलिड की कहानी शुरू हो जाती है। ये हो गई फेज की बात। तीसरे बात पे आते हैं तो कोई कलर क्या है क्या इनका, नहीं कोई कलर नहीं है। कोई स्मेल होती है क्या, कहे नहीं। ठीक है, जैसे एथीन की थोड़ी सी स्मेल थी, एथाइन की भी बहुत हल्की सी है, लेकिन हम जनरली क्या लिखते हैं, कलरलेस, स्मेललेस। ठीक है, कोई स्मेल नहीं है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि जो एल्काइंस हैं इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या चक्कर है। कहते हैं ये नॉन पोलर हैं और यह डिजॉल्व किस में होंगी, नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगी। ठीक है, हैव टेंडेंसी टू डिजॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस, यानी कि इसके अंदर यह क्षमता है कि यह नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगी, पोलर में डिजॉल्व होने की क्षमता इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत हमने बात किया कि यह नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगी। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही इसके डिसोल्यूशन की बातचीत हम कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यह खुद नॉन पोलर है। 7वें नंबर पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करें तो इसकी क्या कहानी होगी, हम पढ़ते हैं सेम टू सेम जो पीछे पढ़ के आए हैं। हाय रे बीपी, हाय रे बीपी, सरफेस एरिया के डायरेक्टली याद है ना, अब तो रट जाना चाहिए। ब्रांचिंग के इनवर्सली, मोलिकुलर मास के डायरेक्टली, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी के डायरेक्टली, और डेंसिटी नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली, और नंबर ऑफ कार्बन मोलिकुलर मास के डायरेक्टली। ये इसी प्रकार से इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर है। जैसा एल्केन एल्कीन में था उसी तरह से एल्काइन के अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारे द्वारा बताई गई बात आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे और डिस्कस क्या करने वाले हैं कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जरा गौर करिएगा, इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो है 5, टोटल 5 केमिकल प्रॉपर्टी है। पहली है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन, तीसरा हाइड्रोजन हैलाइड, चौथा वाटर और पांचवा पॉलीमराइजेशन। यानी कि डाइहाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, हेलोजन का, HX का, वाटर का, फिर पॉलीमराइजेशन। ये इतने रिएक्शन है और इनको हम करके देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जरा थोड़ा सा देख लीजिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन का जिक्र हम कर रहे हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया, केमिकल प्रॉपर्टी में 2 पार्ट जो बना बेटा, एक बनता है एसिडिक कैरेक्टर और दूसरा बनता है एडिशन रिएक्शन। पहला पार्ट आया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है। एसिडिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट होने का मतलब, जैसे ये CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, हम कहते हैं कि अगर सोडियम से कभी भेटा जाती है यानी टकरा जाती है तो ये सोडियम यहां पर जाता है, हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, यानी ये C हो जाएगा ये माइनस और ये Na प्लस,
ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलता था, तो ये हाफ H2 लिख करके इसे मोनोसोडियम एथाइनाइड बना लिया जाता है। क्या बनाते हैं हम, मोनोसोडियम एथाइनाइड। फिर अगर हम इसमें फिर से सोडियम का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, सोडियम यहां जाकर के जुड़ जाएगा। और वैसे भी आप ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं, यह सोडियम जब सोडियम आयन में टूट जाता है तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और यहां से जब हम ये भी जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ पाया जाने वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है, यहां पर माइनस आता है, अभी तो सोडियम यहां पर जाता है, ये जो H+ निकल करके आता है, इस पे यह एक इलेक्ट्रॉन जब जा करके जुड़ जाता है तो ऐसी केस में ये हाइड्रोजन हो जाता है। और जब हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम से टकराता है तब जाकर कहीं H2 मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन यहाँ हाफ H2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ H2 नहीं है बेटा, यहाँ केवल H है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम हाफ H2 लिखकर दिखाते हैं और इसको मोनोसोडियम एथाइनाइड कह जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा एथाइनाइड है और ये सोडियम है, एक सोडियम है, इसलिए मोनोसोडियम एथाइनाइड कहते हैं। अगर फिर से सोडियम का ट्रीटमेंट हो जाए या हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां पर सोडियम आयन जाएगा, डाई सोडियम एथाइनाइड कहा जाएगा। इस प्रकार से आप इसे बना पाते हैं और इसकी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन यानी एथाइन हम कुछ इस प्रकार से समझाते हैं। दूसरी बात कि ये जो एडिशन रिएक्शन है, इस एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत ही ये जो पॉइंट्स आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे पांचों पॉइंट किसके हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाएंगे। तो हम डाई हाइड्रोजन में H2 का एडिशन कराएंगे, हेलोजन में X2 का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड में HX का एडिशन कराएंगे, एडिशन ऑफ वाटर में पानी मिलाएंगे, पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर बनाएंगे, मोनोमर को आपस में जोड़ते जाएंगे और एक समय के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो पॉलीमर के नाम से मार्केट में जाने जाएंगे। आइए एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की इस क्लास में क्या बात होने वाली है, हमने कहा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस प्रकार से दे दिया गया, इस पर हमने कहा H2 का ट्रीटमेंट किया गया, इस प्रकार से हमने ये भी कहा हायर निकल पैलेडियम प्लेटिनम तेरी प्रेजेंस में किया गया। और हम कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको तोड़ देना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बुलाना है, बॉन्ड बनवाना है, घरे चले जाना है, एल्केन लाना है, एल्कीन आएगा, एल्कीन में फिर से जब H2 जुड़ जाएगा यहाँ से आकर मार्केट में एल्केन आएगा, इसको ईथेन कहा जाएगा। ये लो उतार लो। क्या कुछ है क्या रिएक्शन में, कुछ नहीं है, एकदम झंझना के कर सकते हो, लेकिन हाँ जब पढ़े रही हो तब। और सोचो न एल्केन पढ़े न एल्कीन पढ़े और सीधा लेक्चर खोल लिए कौन सा, यही वाला, तो कल लफड़ा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आपने ये सिमेट्रिकल कर लिया, अगर प्रोपाइन लेंगे सेम टू सेम यही कंडीशन बनेगी और एक बार प्रोपीन बनेगा दोबारा प्रोपेन बन जाएगा। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन के बाद डाई हेलोजन यानी कि हेलोजन का एडिशन कराएंगे और देखते हैं कि हेलोजन के एडिशन में हम क्या पाते हैं। ये CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने कहा कि अगर हम इसमें हेलोजन का एडिशन कराते हैं यानी Cl2 का, तो कुछ नहीं होगा, ये CH है, ये Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये Cl, यानी विसिनल डाई हैलाइड हमें मिल जाता है। हमने कहा कि कैसे ये मिल जाता है सर, कुछ हमको भी बताता है सर, कहे इसे इसे है इसे है इसे है इसे है, कैसे मिला बेटा, Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी तरफ नहीं जाएगा, वहां से बॉन्ड टूटेगा, Cl डॉट CH डॉट ले डॉट दे डॉट, ये बन गया ना। अब क्या करोगे, अब इसके बाद फिर से इसमें H2 का एडिशन कराओगे, सॉरी Cl2 का एडिशन कराओ। जब फिर से Cl2 का एडिशन कराओगे तो एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, तो क्या हो गया 1,1 2,2
टेट्राक्लोरोइथेन, यह स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाते हो और आसानी से उसका नाम भी लिख पाते हैं। हमने कहा कि अगर इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, बदलाव कुछ इस कदर कर दिया जाए, जरा देखिएगा क्या बदलाव हम कर रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हमने कहा कि अगर मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपको दे दिया जाए, कहें Cl2 का एडिशन कराना है, कहें कोई बात नहीं, हमको बताना जब Cl2 का एडिशन कराना होगा, ये आप क्या करोगे, ये आप डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ से Cl आएगा, ये H हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर फिर से Cl2 कराना हो, ये CH3 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये Cl Cl C ये कुछ करा, कुछ नहीं, सनसना के चीरते चले जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन के बाद अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से पेश कर दिया गया है। कोशिश करता हूं कि इसको आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा तो लग ही रहा होगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये दिया है, मान लो हमने कहा कि ये दे दिया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX, कहते हैं हमें इसको तोड़ना आता है सर। हम कहें कैसे तोड़ोगे, कहते हैं वो एल्कीन में आपने सिखाया था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, H+ और X- के रूप में आएगा। चल बेटा तुझको भी बना देता हूँ, ये हैलोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 हो गया। हमने कहा कि और कुछ सोचे हो, कहें फिर से HX एडिशन करा दे क्या सर, हम कहें हाँ, कहें कैसे, जैसे ये दिया गया तो ये H+ और X- हो जाएगा, और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको तोड़ोगे CH3 CX है, ये प्लस हो जाएगा, ये CH2 है, इस पे माइनस आएगा, H+ आप यहाँ ले जाओगे, X- को यहाँ ले जाओगे, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CX और ये CH3, ऐसे ही तो बनाओगे। ठीक है, गलती से गलत मत तोड़ देना। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन आप करा सकते हैं, आसानी से करा सकते हैं, कुछ नहीं क्वेश्चन। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2,2 डाई हेलो प्रोपेन। देखिए अगले स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि एडिशन ऑफ वाटर, अगर हमें वाटर का एडिशन कराना हो तो हम कैसे कराएंगे। ठीक है, इसके नंबर से मत कंफ्यूज होइएगा, आप सीधा वाटर का एडिशन देखिए। अगर हम वाटर का एडिशन कराते हैं, सपोज करो ये CH3 है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH है, अगर इसमें पानी मिलाना हो H2O तो क्या करोगे। आपको पता है कि इसको जब तोड़ते हैं तो CH3 C+ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा और CH- हो जाएगा, यहाँ से पानी टूटेगा, H+ OH- में आएगा, H+ यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, और ऐसी केस में बेटा ये CH3 है, ये C पर क्या हो गया, OH हो गया, और ये डबल बॉन्ड है और ये CH2 हो गया। अब देखिए, आपको मैंने अभी कुछ समय पहले टार्टोमेरिज्म पढ़ाया था, ये क्या है, प्रोपिनॉल है, क्या है ये, इन ऑल है, इन ऑल है, प्रोपिनॉल है। कहते तब क्या सर जी, वो जो पढ़ाया था उसका कुछ मतलब था क्या, कहें हाँ मतलब था, तभी तो पढ़ाया था। हम कहते हैं इसको जरा यहाँ समझाता हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा। CH3 C हो गया, ये O है, ये O- हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, हम कहते हैं ये माइनस हमारा इधर आएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर जाएगा। अगले स्टेप पे हमको क्या पढ़ना है, हमने कहा ये CH3 है, ये C है, ये O- है, माइनस को इधर ले आया तो ये डबल बॉन्ड बना लिया। अच्छा हाँ यार, हाँ, अरे ये O हो गया। अब देखो ये इधर आया तो यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है ना, 2 2 4 1 5 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तब ये बॉन्ड टूट जाता है तो इधर जाएगा, तो ये C है, इस पे क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ क्या आया, प्लस आएगा। अच्छा, अब जब इस पर माइनस हो गया तो अब क्वेश्चन यह एराइज होता है कि अब अगर इस पर माइनस हुआ तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बना लिया, ये जो कंडीशन सिखाया था। अब माइनस इस पे आया और ये CH2 है, ये H+ यहाँ है, तो यह H+ कहता है कि हम तुम्हारे साथ आए क्या, कीटोन बनाए क्या, ये देखो कीटोन बन गया। ये क्या था, ये
इनॉल था, इनॉल से कीटो फॉर्म ऑब्टेन कर लिया, यही तो टॉटोमेरिज्म है। तो कुछ नहीं करना है, यहां बड़े ही प्यार से लिखिए आइसोमराइजेशन, और हे यहाँ पे एक कीटोनवा लो कीटोन आ गया। तो क्या किए, इसका आइसोमराइजेशन कराए तभी तो कीटोन मिला ना, और इस आइसोमराइजेशन को क्या कहते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म कहते हैं। केवल इसी दिन के लिए हमने आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था, और हमें टॉटोमेरिज्म पढ़ाने का कोई शौक नहीं था, ना ही आपके दिमाग में एक्सेस माल भरने का ही शौक था। केवल इसलिए पढ़ाया गया था कि जिस दिन यह आइसोमराइजेशन रिएक्शन आएगा ना, आपको कंफ्यूज करके चला जाएगा, उस दिन आप कैसे समझेंगे। इसीलिए कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन टॉटोमेरिज्म के अंतर्गत आपको पढ़ा दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि एडिशन ऑफ वाटर आपको अच्छा लगा होगा। एडिशन ऑफ वाटर के बाद हमारे पास जो अगला केस आता है, जो लास्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगली बात है कि हम पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं। बेटा पॉलीमराइजेशन में दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, पहला क्या है और दूसरा क्या है, इस पर विचार करते हैं। पॉलीमराइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं, ए पार्ट है हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और जो इसका बी पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसका बी पार्ट जो है उसे हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। यानी एक पार्ट को कहा गया कि लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरे पार्ट को हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। हमें समझना है कि अगर कोई लीनियर पॉलीमराइजेशन है और कोई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है तो उसको कैसे डिटेल में पढ़ा जाए। लीनियर और साइक्लिक दो तरह के पॉलीमराइजेशन का जिक्र हमारे सामने हो रहा है। लीनियर का मतलब यह होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल आपस में इस प्रकार से चेन में जुड़ता चला जाए तो वह लीनियर पॉलीमराइजेशन कहलाता है, और जब कोई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन कर ले, साइकिल का केस बना ले, तो वह साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब हमें यह भी समझना है कि यह लीनियर और साइक्लिक होगा कैसे, तो आइए देखते हैं, और लीनियर को पहले पढ़ते हैं फिर साइक्लिक को पढ़ते हैं। हमने कहा कि इसमें जो पहला पार्ट आया लीनियर पॉलीमराइजेशन, इस पर विचार करते हैं। देखो बेटा, लीनियर पॉलीमराइजेशन का जिक्र जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास एथाइन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, एथाइन। कल हमने बहुत अच्छा तरीका भी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि मारबो करते हैं और रोहू नहीं देते। इसका मतलब आपको बताया गया था कि यहां पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर लिया गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कहानी हम लेते हैं, इसकी बात अगर हम आपको समझाएं तो हम कहते हैं कि नीचे से हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन उतना प्रेशर भी लगाए हैं जिससे कि कहीं आप डिटैच ना हो जाएं। यानी कि यहां से हम हीट करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, जब हम नीचे से हीट करते हैं ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो उसी को हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम बताते हैं। ऐसी केस में इसका एक बॉन्ड तोड़वाते हैं और इस प्रकार से एल्काइन बनाते हैं। यानी कि आपको बताऊं तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बॉन्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह से टूट गया, ये इधर चला गया, ये इधर, ये अब किसी से जुड़ रहा है, किससे जुड़ेगा, इसी के n मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ये क्या हो गया, ये एथाइन है बेटा, क्या है, एथाइन, और ये पॉलीएथाइन हो गया, क्या हो जाएगा, पॉलीथाइन, पॉलीएथाइन। ठीक है, ये पॉलीइथाइन हो गया। ऐसे ही आप प्रोपाइन का भी लीनियर पॉलीमराइजेशन कर सकते हो। सपोज करिए हमने ये कहा कि अगर ऐसा दे दिया जाए, इसके n मॉलिक्यूल आपको दे दिए जाएं, तो इसका पॉलीमराइजेशन अगर आप करते हैं तो क्या बनाएंगे, कहते हैं ये C है, इसको CH3 को नीचे रखो, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इस केस में यहाँ होल n आएगा। जब इसका होल n कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा प्रोपाइन होगा, क्या होगा, ये प्रोपाइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइन। ठीक है, एक हमारा प्रोपाइन है और दूसरा क्या होगा,
पॉलीप्रोपाइन हो जाएगा। इस प्रकार से यह हमारा मोनोमर हुआ और यह हमारा क्या होगा बेटा, पॉलीमर होगा। कहें सर जी इसको नीचे क्यों लगा दिए? बेटा ट्रिपल बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन से अगला जुड़ेगा ना, यहां से तो जुड़ेगा नहीं, इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया। यही ग्रुप हमारा आगे अटैच होता चला जाएगा और एक बड़ी चेन का फॉर्मेशन करेगा जो पॉलीमर कहलाएगा। इधर जो लिखा है वो मोनोमर कहा जाता है, जो इधर लिखा है वो पॉलीमर कहा जाता है। मोनोमर सिंगल यूनिट को कहते हैं और पॉलीमर ढेर सारी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। कल हमने कहा था एन एथाइन और एथाइन के एन मॉलिक्यूल, यानी कि एन नंबर ऑफ एथाइन है, एथाइन के एन मॉलिक्यूल आपस में अभी अटैच्ड नहीं है, डिटैच है। ठीक है, जैसे हमने कहा था, और इसमें क्या है, अटैच्ड है, 2n n2 वही वाला केस है। ठीक है, तो हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर। ठीक है, द प्रोडक्ट द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिपीटिशन ऑफ मोनोमर इज नोन एज पॉलीमर। इस फिनोमेना को हम पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ही आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन समाप्त होता हुआ। लीनियर पॉलीमराइजेशन के बाद बेटा हम पहुंचते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यानी कि हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कल हम एरोमेटाइजेशन का केस एक पढ़ रहे थे, वैसे ही आज हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का केस पढ़ेंगे। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम 3 मोल एल्काइन लेते हैं। ये हमारा एल्काइन का केस है। हम कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम 3 मोल एल्काइन लेते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम 3 मोल एल्काइन लेते हैं। ये देखिए हमने 3 मोल एल्काइन ले लिया। अब हम कहते हैं इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन की टेम्परेचर में पास कराते हैं। मतलब 873 केल्विन को एक हॉट आयरन की ट्यूब लेते हैं जो 873 केल्विन टेम्परेचर पर है, उसमें हम 3 मोल एथाइन को जब पास कराते हैं तो 3 मोल एथाइन को पास कराने पर होगा क्या बेटा, इसका एक बॉन्ड इसका, एक इसका टूट जाता है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा तो वो आपस में जुड़ करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेता है। यानी कि इस प्रकार से ये CH है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ये CH है, यहां से ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। यानी कि हम कहते हैं यहां से ये CH हो गया, है ना। हमने कहा 2 1 3 1 4, फिर हमने कहा ये CH, ठीक है, फिर हमने कहा ये CH, फिर हमने कहा ये CH, फिर हमने कहा ये, और ये क्या है, यह हमारा बेंजीन है। यानी कि हमने पॉलीमराइजेशन में बेंजीन ऑब्टेन किया। यानी कि यहां पर हमने क्या लिया था, एथाइन। यानी कि 3 मोल एथाइन का जब हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ 873 केल्विन टेम्परेचर में ट्रीटमेंट किया तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन ऑब्टेन हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह जो केस आप पढ़ रहे थे, यह केस थी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत और है जो हम शुरुआती दौर में कहे थे, वो बताए नहीं। वह कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, कन्वर्जन। यानी कि अगर इस पर कन्वर्जन का जिक्र किया जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम अभी आप पढ़े हैं, हम कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग। यानी कि कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आप भी जरा करिए, आपको अच्छा लगेगा। आइए पहले सवाल पर बात करते हैं। यानी अभी हमने कई केसेज ऐसी पढ़ी जिसमें हम जान पाए, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यानी हम कहते हैं कि ब्यूट 1 आइन, हमने कहा कि ब्यूट 1 आइन हमें दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, ब्यूट 1 आइन। हमको ब्यूट 1 आइन को किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये एल्काइन है। हम कहते हैं इस ब्यूट 1 आइन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कहते हैं ब्यूटेनोन। किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनोन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको हिंट के लिए हम अपना दिमाग पहले चला लीजिए तो फिर बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपसे कहा गया ब्यूट 1 आइन को ब्यूटेनोन में कन्वर्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया एथाइन टू
बेंजीन, यानी कि एथाइन को आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको नई बात और बताई जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में हम आपसे कहते हैं कि अगर हम आपको कहते हैं कि एथाइन दे देते हैं और एथाइन को कन्वर्ट करना है 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, हाउ डू यू कन्वर्ट these alkynes into given compounds। आपने कहा कि एथाइन को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। जरा देखिए, बड़े अच्छे बड़े प्यारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस हम आपके सामने धीरे धीरे करके पेश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब भी अच्छा दे पाएंगे। अगर हम कहते हैं एथाइन आपको दे दें और एथाइन टू डाई सोडियम एथाइनाइड, तो आप उम्मीद करता हूं कन्वर्जन कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर सुनिए। ब्यूट 1 आयन से ब्यूटेनोन बनाना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा दिमाग लगाइए। ब्यूट 1 आयन से आपको ब्यूटेनोन बनाना है, तो ब्यूट 1 आयन को जब ब्यूटेनोन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे सिंपल सा तरीका है, पहले इसमें पानी मिलाइए, ठीक है, एल्काइन है, पहले पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने के बाद आइसोमराइजेशन कराएंगे। क्या आइसोमराइजेशन रिएक्शन में है ना, आपने कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन अभी बताया टाटोमेरिज्म वाली केस, वही करिए, पहले हाइड्रेशन फिर आइसोमराइजेशन, प्रोडक्ट आपके हाथ में। एथाइन टू बेंजीन अभी हमने बताया कि ये क्या है, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हम आपको हिंट के रूप में यहां लिख देते हैं, पहला आपको क्या करना है, हाइड्रेशन कराना है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में आइसोमराइजेशन कराना है, यानी आइसोमर वाला केस लेकर के चलना है। 2 स्टेप का ये मैकेनिज्म है। कहते हैं इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, आपको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की केस पढ़नी है। ये एथाइन है, इसमें क्या करना है, एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि हेलोजन को 2 बार ऐड करना है, किसमें, एल्काइन में यानी एथाइन में। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, यह है एसिडिक करेक्टर वाला क्वेश्चन है। एसिडिक करेक्टर का क्वेश्चन है एडिशन ऑफ सोडियम इनटू एल्काइन 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स एडिशन ऑफ सोडियम इन एथाइन, यानी कि आपको जो एथाइन दिया गया है यानी एल्काइन दिया गया है उसमें 2 बार सोडियम का एडिशन कराएंगे तो आप यह प्रोडक्ट पाएंगे जो बोर्ड पर लिखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। खटाखट आप एडिशन करा लीजिए साथ ही साथ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या सचमुच में आप ये कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं या फिर केवल हमारी बात को ही सुन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब हमें कमेंट में अवश्य लिखेंगे। आपको केवल इतना लिखना है कि क्या ये क्वेश्चंस आपसे हो पाए हैं या नहीं, क्या इन क्वेश्चंस में प्रोडक्ट आप बना पाएंगे या नहीं। कन्वर्जन के ये कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन इसमें बहुत परेशान होने का कोई विषय नहीं है। आसान सा टॉपिक है, आसान है, कहीं से कोई आपको बहुत ज़्यादा सोचने का, विचार करने का सवाल आपके सामने नहीं है, ठीक है। और हम इसी के साथ आज के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब इस अंतिम पड़ाव पर हम बात थोड़ी सी आपसे अवश्य करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन के 4 लेक्चर हो चुके हैं। 4 लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमारी बात हुई थी इंट्रोडक्शन की, जहां पर हमने केवल बताया था कि इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यानी कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, ये सबसे पहले पार्ट में हमने आपको समझा दिया था, यानी पार्ट 1 में हमने यही डिस्कस किया था। फिर हमने जब दूसरा लेक्चर डाला जिसे हमने पार्ट 1 बताया था, वह था एल्केन, यानी कि सेकंड क्लास जो हुई थी उसमें हमने एल्केन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप स्वयं कह रहे होंगे अगर आपने लेक्चर देखा होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एल्केन को हमने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया। यानी कि एल्केन हम अपने जानकारी में आपको अच्छा समझाए हैं। आप अगर अभी भी ना पढ़े हों तो एक बार जरूर जाइए, मैकेनिज्म के साथ सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ करके कमेंट सेशन में आप खुद ही बोलने लगेंगे। आइए इसके आगे की बात करते हैं। एल्केन खत्म हो चुका है, एल्कीन खत्म हो चुका है,
एल्काइन भी आज खत्म हो गया। अब हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बचा है, यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो इसका पार्ट था वो समाप्त हो गया है और हमारे पास अभी वक्त है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ने का। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें सब दो पार्ट हैं उसके भी। एक पार्ट में हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है ये हम पढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आने वाले बेंजीन का डिस्कशन करेंगे। तो टोटल हमारे पास ये दो पार्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इन दोनों पार्ट की स्टडी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आने वाली कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते होंगे कि लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।